जी लास्ट टाइम मैंने कहा था कि हम चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 है जी कर्वेचर एंड टॉर्शन। ये दो क्वांटिटीज हैं। ठीक है। तो इसमें जो टारगेट है ना हमारा, पहला टारगेट ये है कि फार्मूला इसका, दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। दूसरा टारगेट ये है कि पॉपुलर जो कर्व्स हैं, मतलब पॉपुलर किस्म की जो फिगर्स हैं, उनका हमने कर्वेचर एंड टॉर्शन याद रखना है। ठीक है, इसमें और भी कुछ थोड़ी बहुत बातें आ जाएगी। तो सबसे पहले नंबर पे आ जाता है यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर कैसे बनता है? ठीक है। तो आप मान लें कि ये आपके पास ये स्पेस है। ठीक है। इस स्पेस में आपके पास एक वेक्टर है एक्स, मतलब एक्स इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, एक वेक्टर है। तो लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक वेक्टर की जो पैरामीट्रिक इक्वेशंस बनती हैं कर्व की, वो क्या बनती हैं? x1 ऑफ टी e1 प्लस x2 ऑफ टी e2 प्लस x3 ऑफ टी e3। जबकि जो ये कंपोनेंट है दूसरा, और ये है कंपोनेंट तीसरा। इन तीनों कंपोनेंट्स को पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ अ कर्व कहते हैं। तो आप मान लें कि ये जो x है ये हमारे पास कोई इस तरह से कर्व है। ठीक, मतलब कोई ये कर्व है स्पेस में। ठीक है। तो इस कर्व पे हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन होगी आपके पास आ जाएगी ये टेंजेंट लाइन है। ठीक है। इस टेंजेंट लाइन पर 1 सेंटीमीटर को आप एक यूनिट मान ले। ठीक है। ये एक यूनिट है। ये जो लेंथ है ना, ये यूनिट वेक्टर है। तो टेंजेंट लाइन पर जो यूनिट वेक्टर होगा, मतलब जिसकी लेंथ 1 होगी। यूनिट वेक्टर वही होता है जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, मतलब मैग्नीट्यूड या नॉर्म 1 हो, वो एक यूनिट वेक्टर होता है। तो इस वेक्टर को जो इस कर्व के इस पॉइंट पर टेंजेंट है, टेंजेंट लाइन पर जो वेक्टर है, टेंजेंट लाइन के अलोंग जो वेक्टर है, उस वेक्टर को हम कहते हैं जी टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है वो कर्व के एक पॉइंट पर बनता है। अब दो बातें मैंने लास्ट टाइम बताई थी। अगर टी का फंक्शन होगा तो टी की रिप्रेजेंटेशन होगी, और अगर आर्क लेंथ जिसको हमने बोला था एस इज इक्वल टू 0 से टी डी एक्स ओवर डी टी मॉड, ठीक है, और डी टी। तो एस की वैल्यू ये होगी, टी का फंक्शन होगा। और जब यहाँ से एस की वैल्यू निकाल टी को सेपरेट करके यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स बन जाएगा एस का फंक्शन। ठीक है। तो जब एक्स एस का फंक्शन बनेगा तो ये बन जाएगी नेचुरल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अगर एस का फंक्शन होगा तो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होगी, अगर टी का फंक्शन होगा तो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। और नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि डी एक्स ओवर डी एस, जो यहाँ पे वेरिएबल होता है आर्क लेंथ, इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा 1 के इक्वल आती है। ठीक है। तो ये वो बातें हैं जो मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि एक्स जो है वो एक नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में गिवन है। जरूरी नहीं कि नेचुरल में हो, ये आपको टी के फंक्शन में भी गिवन हो सकता है। ठीक है। दोनों फॉर्म में मैं आपको फार्मूला इसका बता देता हूँ। तो जो ये नेचुरल रिप्रेजेंटेशन का यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो नेचुरल रिप्रेजेंटेशन होती है उसका डेरिवेटिव का आंसर 1, डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल होती है। तो यहाँ से आपने याद ये करना है कि किसी कर्व का यूनिट टेंजेंट वेक्टर आपने निकालना कैसे है। आप मान लें कि आपके पास ये एक कर्व है। ठीक है।
अब इस कर्व में बी पॉजिटिव होगा तो राइट सर्कुलर हेलिक्स होगा, बी नेगेटिव होगा तो लेफ्ट सर्कुलर हेलिक्स होगा। तो असल में क्या हुआ है कि ये आपके पास स्पेस है, इस कर्व की जो आउटपुट है वो आपके पास एक हेलिक्स है ये। अब इस हेलिक्स में आपने किसी एक पॉइंट पर, ठीक है, मान लें कि इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कर देते हैं। आपने इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर बनाना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट पर एक टेंजेंट लाइन ड्रा होगी। ये टेंजेंट लाइन आ गई, ठीक है, थोड़ी टेढ़ी हो गई है लेकिन ये टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट लाइन के अलोंग एक आपने, ये है ना, ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। इस यूनिट टेंजेंट वेक्टर की वैल्यू आपने बतानी है कि हर पॉइंट पर क्या होगी। तो जस्ट आपने जो फार्मूला है वो नोट कर लेना है कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है उसको हम टी, छोटा टी भी कह सकते हैं, टी कैप, इसको बड़ा टी कैप भी कह सकते हैं, ठीक है। ये नोटेशन है, आप इसको जैसे मर्जी यूज करें। जो कि इक्वल होता है, अगर नेचुरल रिप्रेजेंटेशन में करेंगे तो डी एक्स ओवर डी एस के इक्वल होगा, ठीक है, अगर नेचुरल में करना है। अगर नहीं, एस का फंक्शन नहीं बनाना, तो ये इक्वल होगा डी एक्स ओवर डी टी, ठीक है, डी एक्स ओवर डी टी डिवाइडेड बाय डी एक्स ओवर डी टी मैग्नीट्यूड। ये अब देखें, जो ये टी है, अगर सिंपल टी होगा तो ये टाइम होगा, अगर टी के ऊपर कैप होगा तो फिर ये होगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ठीक है। नोटेशन में आपने घबराना नहीं है, ऊपर कैप लगाने से ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर होगा, और अगर खाली टी लिखेंगे तो वो एक टाइम होगा। मतलब कि जो मैंने आपको कहा था कि एक्स जो है ये टी का फंक्शन है, ये जो यहाँ पे टी है ना, एक्स इस टी का फंक्शन है, और जो ये वाला टी है ये इटैलिक टी है, मतलब कि टी को थोड़ा सा हमने क्या किया हुआ है, बोल्ड किया हुआ है। इसका जो फॉन्ट है ना वो बोल्ड किया हुआ है हमने बुक में, और यहाँ पे हम कैप लगाएंगे, खुद लिखते हुए हम यहाँ पे कैप लगाएंगे। तो एक और चीज है, अब आप देखें कि जैसे जैसे कर्व की डायरेक्शन चेंज होती है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी चेंज होती है। तो आपने कहना है कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है वो एक ओरिएंटेड क्वांटिटी है, मतलब ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है। डायरेक्शन चेंज होगी पॉइंट की, तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर की जो वैल्यू है वो भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। तो ये एक ओरिएंटेड क्वांटिटी है। बाकी इसमें जो जरूरी बातें मैंने आपको बताई हैं वो आपने नोट कर लेनी है। और ये एग्जांपल आपके सामने है, ये x का फंक्शन, x जो है वो t का फंक्शन है, dx ओवर dt की है, ये आपके पास ये वैल्यू आ गई, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया, आपके पास ये वैल्यू आ गई। आपने इस वैल्यू को इस वैल्यू से डिवाइड किया तो आपके पास ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। अब ये जो आंसर है ये t पे डिपेंड कर रहा है, t चेंज करेंगे वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, और यूनिट टेंजेंट वेक्टर जो है वो अपनी डायरेक्शन भी चेंज करता जाएगा। ठीक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद आपने टेंजेंट लाइन एंड नॉर्मल लाइन की बात करनी है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन और नॉर्मल लाइन, टेंजेंट लाइन का कंसेप्ट जो है ये लाइन के कंसेप्ट से आएगा, मैं आपको अभी सारा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे मैं आपको रिवाइज एक चीज करा दूं कि लाइन हमने कैसे बनाई थी। देखिए, कोई भी लाइन अगर आपने स्पेस में ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपको दो चीजों की जरूरत है। कितनी चीजों की? दो चीजों की। पहले नंबर पे आपको जरूरत है पैरेलल पैरेलल वेक्टर की। दूसरे नंबर पे आपको जरूरत है उस पॉइंट की उस पॉइंट की जिसमें से लाइन क्या करे, पास करे, जिसमें से लाइन गुजरे। तो आप मान लें कि जो पैरेलल वेक्टर होगा लाइन का वो यहाँ पे ऐसे पड़ा हुआ है, मतलब ये डायरेक्शन उसकी है, आप ये वेक्टर जो है ना स्पेस में पड़ा हुआ है, और एक पॉइंट जो है वो यहाँ पे आपको मिल गया।
अब लाइन ने इस पॉइंट में से गुजरना है और वो लाइन इस वेक्टर के पैरेलल होगी, तो वो लाइन क्या होगी, इस तरह होगी, बिल्कुल इसके पैरेलल होगी, ये जो ब्लैक लाइन मैंने लगाई है। तो अगर इस वेक्टर को मैं u मान लूं, इस पॉइंट को मैं p मान लूं, ठीक है, तो जो लाइन की इक्वेशन होगी ना, वो क्या बनेगी, x इक्वल, ठीक है, p मतलब पॉइंट प्लस पॉइंट, उसमें प्लस कर दिया पैरामीटर के, ठीक है, स्मॉल के पैरामीटर, और जो पैरेलल वेक्टर है वो, ठीक है। तो अब जो पॉइंट है, इसके तीन कंपोनेंट्स हैं ना, लेट्स से कि आप मान लें कि ए बी सी, तो ए बी सी को ना, हम इस ए बी सी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AE1 प्लस BE2 प्लस CE3। तो असल में ये भी एक वेक्टर है, मतलब कि ये जो है ये एक वेक्टर है। कैसे ये एक वेक्टर है, क्योंकि ये यहाँ पे हमें एक वेक्टर की फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ओरिजिन से जो होगा ना, ये वेक्टर इस तरह होगा, इस तरीके से, ठीक है। ये तो जहां पे जाके पॉइंट होगा ना, वहां तक ये वेक्टर होगा, ठीक है। तो फिर जो ऊपर पैरेलल वेक्टर है, उसके बिल्कुल पैरेलल हमें लाइन मिल जाएगी, ठीक हो गया। तो कहने का ये मकसद है कि अगर आपके पास, अब दोबारा से देखें, अब हम थोड़ा सा ना इसको टेंजेंट वेक्टर की फॉर्म में ले जाते हैं, जिसमें से हम टेंजेंट लाइन निकालेंगे। तो देखें, आपके पास ये कर्व थी, ये कर्व थी, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट हमने लिया, उस पॉइंट पर हमने लाइन ड्रा करनी है। अब देखें, अगर ये कर्व जो है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन हो, x इज इक्वल एक्स ऑफ टी, तो जो टेंजेंट वेक्टर है टी कैप, वो निकालने के लिए आपने क्या किया, dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt मॉड, मतलब कि इसकी जो टेंजेंट लाइन थी उसके अलोंग एक टेंजेंट वेक्टर टी कैप हमने निकाला था। अब वो जो टेंजेंट लाइन थी वो क्या होगी, ये हमने बताना है। हमने तो टेंजेंट वेक्टर निकाला है ना पहले, लेकिन टेंजेंट लाइन क्या होगी, उस टेंजेंट लाइन के लिए जैसे मैंने आपको अभी प्रीवियसली एक वेक्टर u बताया है, कि u ऐसा वेक्टर होगा जो उस लाइन के पैरेलल होगा। अब देखें, जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर यहाँ पे यूनिट ये पड़ा हुआ है ना, जिसकी लेंथ यूनिट है, मतलब जिसकी मैग्नीट्यूड जो है ना वो 1 के इक्वल है। तो इसका मतलब है कि इस वेक्टर को मैं पैरेलल वेक्टर के तौर पे यूज कर सकता हूँ, मतलब जो u मैंने यूज किया था इस लाइन के लिए, इसी तरह इस जो ये यहाँ पे जो वेक्टर t कैप है, इस वेक्टर को मैं यूज कर सकता हूँ एक पैरेलल वेक्टर के तौर पे, और इस पैरेलल वेक्टर के तौर पे अगर इसको यूज किया जाए और इसी पॉइंट को मैं ये वाला पॉइंट मान लूं, ये P मान लूं, तो इस पॉइंट को अगर मैं P मानूंगा, तो इसका मतलब है कि इस कर्व का हर पॉइंट जो है वो x होगा, क्योंकि x के तीन कंपोनेंट्स है ना, x1 x2 x3, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो यहाँ से लाइन गुजरेगी, मैं भी इसका कलर ग्रीन कर रहा हूँ, माइक जरा आप ऑफ कर दें, जो यहाँ से लाइन गुजरेगी, जो ये वाली ग्रीन कलर की लाइन गुजर रही है, ये लाइन, ये जो मैंने एरो लगाया हुआ है ना, ये यहाँ से गुजर रही है, और ये इस ब्लैक कलर के वेक्टर के पैरेलल है। तो इसके मुताबिक जो ये वाली लाइन है, इस लाइन को मैं क्या बोल रहा हूँ, टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन, किसी भी लाइन के लिए आपको दो चीजों की जरूरत होती है, एक पॉइंट की और दूसरे नंबर पे एक पॉइंट की और दूसरे नंबर पे वेक्टर की। तो दोनों चीजें आपको मिल गई हैं। तो पॉइंट आपको मिल गया, ये इनिशियल पॉइंट, जिसको ये हम कह सकते हैं। तो इसका मतलब है कि जो टेंजेंट टेंजेंट लाइन है, ठीक है, उसको मैं, ये यहाँ पे क्या,
टेंजेंट लाइन को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं जी। मिसाल के तौर पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी एक्स अल्फा से, एक्स अल्फा इज इक्वल टू, अब एक्स अल्फा से ना टेंजेंट लाइन जनरेट होगी, एक्स अल्फा इज इक्वल टू पॉइंट, पॉइंट मैं फार्मूला ऐसे लिखूंगा, पॉइंट प्लस पैरामीटर, पैरामीटर को मल्टीप्लाई कर दिया पैरेलल वेक्टर से, ठीक हो गया। तो पॉइंट जो है एक्स अल्फा जो है वो इक्वल आ गया, पॉइंट जो है वो एक्स ऑफ टी था, प्लस पैरामीटर जो है वो के है, और जो पैरेलल वेक्टर है वो टी कैप है। तो देखें जी, आपने कितनी नफासत से एक लाइन की इक्वेशन बना ली, और वो जो लाइन है वो टेंजेंट लाइन है किसी भी कर्व पे। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब देखें हमारे पास एक थ्योरम है, मैं आपको दोबारा से बता दूं। इसी बुक में ना एक थ्योरम है, वो थ्योरम हमें क्या कहता है, एक सेकेंड। मेरा ख्याल है कि चैप्टर 2 में है। यस यस बिल्कुल, ये वेक्टर इक्वेशन है, बिल्कुल वेक्टर इक्वेशन है, बिल्कुल। असल में मैं आपको ना एक थ्योरम बताना चाह रहा हूँ, और उसके बाद हम आगे से पढ़ेंगे। ये देखें, अगर ये नोट करें, ठीक है, अगर u कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा u के ऑर्थोगोनल होगा। इसको थोड़ा सा मैं समराइज करूं तो मेरे कहने का ये मतलब है कि ये आपके पास स्पेस है, स्पेस में ये एक यूनिट वेक्टर पड़ा हुआ है जिसकी जो लेंथ है वो 1 है। तो इस यूनिट वेक्टर u का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा ना du ओवर dt, तो यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव लेने से यूनिट वेक्टर नहीं आएगा। अगर मैं इस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, मान ले कि ये वेक्टर मेरे पास आंसर में आ गया, लेकिन जो डी ओवर डी टी होगा उसकी ये क्वालिटी होगी कि u और d ओवर डी टी में जो एंगल बनेगा वो हमेशा 90 डिग्रीज का बनेगा। ये 100% श्योर है, ठीक है। मतलब कि u कोई भी आपके पास कर्व है, अगर यूनिट वेक्टर है मतलब कर्व भी है, और यूनिट वेक्टर फंक्शन मतलब वेक्टर फंक्शन है ना, तो जब उसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास 90 डिग्रीज का एक वो बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा जिसके इसके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल होगा। अब उस वेक्टर की लेंथ यूनिट होगी ये हम नहीं कह सकते, मतलब कि हम ये नहीं कह सकते कि डी यू ओवर डी टी की मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के इक्वल आएगी, हम कह ही नहीं सकते। हम इसको कहेंगे कि हमें पता ही नहीं, मे और मे नॉट, ठीक है, मे और मे नॉट, मे बी इक्वल टू 1 या वो नहीं हो सकती 1 के इक्वल, ठीक है। तो इसके बारे में हम कह नहीं सकते, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जब u का डेरिवेटिव करेंगे डी यू ओवर डी टी से, और u का डॉट करेंगे डी ओवर डी टी से, तो आंसर आपके पास 0 आए। u डॉट डी ओवर डी टी का आंसर आपके पास 0 आएगा, ये 100% श्योर है, ठीक है। तो इट मीन, अच्छा ये आपने अंडरलाइन कर लेना है, इसको अच्छे तरीके से माइंड में रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बुनियाद है कर्वेचर की। मैं आपको कर्वेचर पहले बता दूं कि कर्वेचर होता क्या है। सारी कहानी देखें, यहाँ से शुरू हुई है, ये आपके पास स्पेस है, ये आपके पास कोई कर्व है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये कोई टेंजेंट लाइन है। इसकी इक्वेशन भी हम
बना चुके हैं। फिर इस टेंजेंट लाइन पर जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर है इसकी इक्वेशन भी बना चुके हैं, जिसको हमने टी कैप बोला था। तो टी कैप का फार्मूला क्या है, dx ओवर dt ओवर dx ओवर dt मॉड। अब जो टी कैप आपके पास आ चुका है, अगर मैं क्या करूं, मुझे पता है टी कैप एक यूनिट वेक्टर फंक्शन है। ठीक है, मैं आहिस्ता से इसलिए बोल रहा हूँ कि आप इस चीज को नोट कर सकें। आप ये नोट कर लें कि टी कैप एक यूनिट वेक्टर फंक्शन है। तो अभी जो थ्योरम पढ़ा है कि अगर मैं यूनिट वेक्टर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दूं तो जो वेक्टर आएगा वो इस वेक्टर के 90 डिग्रीज पे होगा। आप मान लें कि ये जो ये वेक्टर आ गया हमारे पास, अब इसकी लेंथ क्या होगी हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि डी टी कैप ओवर डी टी इसमें और इसमें जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्रीज का बन रहा है, 90 डिग्रीज। मतलब के वी आर प्रेटी श्योर दैट डी टी ओवर डी टी डॉट ई कैप विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो अगली बात ये है कि ये आपके पास एक ऑर्थोगोनल वेक्टर आ गया टी कैप के, मतलब यूनिट टेंजेंट वेक्टर के ऑर्थोगोनल एक वेक्टर आ गया। इस वेक्टर को क्या बोलेंगे, इस वेक्टर को कर्वेचर वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कर्वेचर वेक्टर। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि जब आप टी का डेरिवेटिव करेंगे, जब कभी भी आप टी का डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, कर्वेचर वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है टी डॉट, ये एस का फंक्शन है, ये आप रीड आउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं इसको टी के फंक्शन के तौर पे जो है ना यहाँ पे ले रहा हूँ। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये टी कैप है, और इसका इसका जब आपने डेरिवेटिव किया, टी कैप का जब आपने डेरिवेटिव किया तो आपके पास डी टी ओवर डी एस, मतलब या डी टी ओवर डी टी आ गया ना, अगर वो टी का फंक्शन है तो। ठीक है, तो एक सेकंड, असल में वो यहाँ पे ना एस के फंक्शन के तौर पे उसे ले रहा है। तो फार्मूला जो है ना, असल में मैंने इसको टी का फंक्शन कंसीडर किया था, तो उसका डेरिवेटिव का जो डाट है ना टी कैप से वो 0 आ रहा है। तो वैसे मैं आपको कर्वेचर वेक्टर का फार्मूला बाद में बताता हूँ, लेकिन आप ये समझें कि जब इसका डेरिवेटिव करेंगे वो असल में टी कैप को जो है ना एक फंक्शन ऑफ एस कंसीडर कर रहा है। तो इसलिए जब वो टी कैप का विद रिस्पेक्ट टू एस डेरिवेटिव करके टी कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहा है, आंसर 0 आ रहा है। तो अब अगली बात यह है कि ये कर्वेचर वेक्टर होगा, इस कर्वेचर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर मतलब के जिसकी लेंथ 1 होगी, उसको हम नॉर्मल वेक्टर बोलेंगे, एन कैप, एन कैप बोलेंगे। तो एन कैप असल में क्या है कि जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर था, जब उसका डेरिवेटिव किया, डीएस में अभी एस यूज कर रहा हूँ, जब उसका डेरिवेटिव किया तो मेरे पास ये जो रेड लाइन है ये वेक्टर आ गया। अब इसकी लेंथ कितनी होगी ये नहीं पता, जब इस लेंथ को इसी से डिवाइड किया, इसकी मैग्नीट्यूड से, तो आपको पता है कि जब आप वेक्टर को वेक्टर की मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं तो उसी वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो एन कैप जो है ना आपके पास आ गया। तो एन कैप कहाँ पे है, देखें ये के ओवर के मॉड। ठीक है, के ये के ओवर के मॉड को वो एन कह रहा है, तो जो नॉर्मल वेक्टर है वो के ओवर के मॉड है। ठीक है, तो इसको प्रिंसिपल नॉर्मल यूनिट वेक्टर कहते हैं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है ना जो कर्वेचर की डायरेक्शन में आता है। कर्वेचर वेक्टर की डायरेक्शन में जो वेक्टर आएगा वो कौन सा वेक्टर होगा, प्रिंसिपल यूनिट नॉर्मल वेक्टर होगा। ठीक है, तो अब फार्मूलाज की बारी आ जाती है। फार्मूलाज को आपने मेमोराइज कर लेना अच्छे तरीके से कि कर्वेचर का फार्मूला होता क्या है। कर्वेचर, एक कर्वेचर है और एक कर्वेचर वेक्टर है, ये दो चीजें हैं।
ठीक है। क्लास का किधर, क्लास का क्या बताऊं? क्लास का वैसे बताना जरूरी नहीं है ना। वैसे ये मतलब देखे ना, इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, तो जिस चीज का पहला डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, उसकी क्लास 1 हो जाती है। जिसका दूसरा डेरिवेटिव फाइंड करते हैं उसकी क्लास 2 हो जाती है। तो कर्वेचर वेक्टर के लिए हमको 2 बार डॉट चाहिए, तो इसकी क्लास 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, कम से कम 2 होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेंजेंट लाइन के बारे में। और टेंजेंट लाइन के बारे में तो मैंने आपको बताया है। और यहाँ पे नॉर्मल प्लेन के बारे में भी सुन लें, कि जैसे आप किसी लाइन का प्लेन बनाते हैं ना, ठीक है। हाँ, वो ऑलरेडी हमने स्टडी कर लिया है, क्या नाम है, क्लासेस के बारे में पहले हमने स्टडी कर लिया है। तो जब आप किसी लाइन का बनाते हैं प्लेन, लाइन के जरिए से प्लेन बनाते हैं ना, तो उसका फार्मूला क्या होगा? प्लेन बनाने का मैंने आपको तरीका बताया था कि 90 डिग्रीज। दोबारा से देखें, प्लेन की डेफिनेशन चैप्टर 2 में है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था। किधर गया ये? तो प्लेन की इक्वेशन बनाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए, ठीक है, एक वेरिएशन वाला पॉइंट चाहिए, एक आपको फिक्स पॉइंट चाहिए, और एक जो नॉर्मल वेक्टर है उसके साथ डॉट प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। और 0 के इक्वल आएगा। अब यही चीज हमने यहाँ पे देखनी है चैप्टर नंबर 4 में। एक सेकंड। तो यहाँ पे देखें, ये इसकी इक्वेशन आ गई, y माइनस एक्स डॉट एक्स प्राइम इक्वल टू 0। एक्स प्राइम जो है ना, ये डेरिवेटिव नहीं है, ये एक वेक्टर है। तो पहले नंबर पे हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये ऐसा प्लेन जो एक्स के थ्रू हो, ऑर्थोगोनल हो टेंजेंट लाइन के। ऑर्थोगोनल का मतलब है कि जैसे ये आपके पास कर्व है ना, तो इस कर्व पे जो टेंजेंट लाइन गुजरी है, आप समझ लें कि जो ये लाइन है ना, ये उस प्लेन को, उस प्लेन के हर पॉइंट पे ऑर्थोगोनल है। मतलब यहाँ पे जो वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं अगर टी कैप मान लूं, तो ये किसके ऑर्थोगोनल है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है कि ये कर्वेचर वेक्टर के ऑर्थोगोनल है, ठीक है। तो कर्वेचर वेक्टर के जो ऑर्थोगोनल है, ठीक है। अब क्या मैं यहाँ पे कर्वेचर वेक्टर यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज कर सकता हूँ। कैसे? एक आपको पॉइंट चाहिए, एक्स मिल गया, ठीक है। और एक आपको फिक्स पॉइंट चाहिए, एक आपको वेरिएशन चाहिए। इसकी जो बेहतरीन इक्वेशन है ना, सारा खुलासा थोड़ा सा आगे है, वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ आ सकती है। एक सेकंड। किधर गया है? ये देखें। तो जो नॉर्मल प्लेन बनेगा ना, वो ये सही है, ये इक्वेशन ठीक है। तो नॉर्मल प्लेन का तल्लक होता है टेंजेंट वेक्टर से। तो वो ये कहना चाह रहा है कि ये जैसे एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल के ऊपर आपने पेंसिल रखी है। पेंसिल पेंसिल की जो वो होती है ना, टिप होती है, ठीक है। पेंसिल की टिप से इसको सिर्फ टच किया हुआ है, बाकी सारी पेंसिल जो है ना वो हवा में है। बात समझ रहे हैं? सारी पेंसिल जो है वो हवा में है, जस्ट आपने टिप से इसको टच किया हुआ है। तो आप समझ लें कि सिर्फ ये जो आप किसी पेज पे जब लिखते हैं, तो जस्ट आप पेंसिल की जो टॉप वाली साइड है ना, उसको टच कर रहे होते हैं पेज के ऊपर। तो जो
इस पेंसिल का यूनिट वेक्टर है ना, उसको आप मान लें कि ये टी कैप है, ठीक है। तो इस टी कैप, क्योंकि ये ऑर्थोगोनल वेक्टर है इस प्लेन के, तो इस प्लेन पर आपको दो चाहिए होते हैं, क्या नाम है, पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक वेरिएशन वाला और एक फिक्स पॉइंट चाहिए होता है। तो आप मान लें कि जो एक्स है ना, वो कर रहा है वेरीज, सॉरी एक्स नहीं, जो वाई है ना वो कर रहा है वेरीज, और जो एक्स है वो फिक्स है। तो अब फार्मूला ये है कि जो पॉइंट वेरीज कर रहा है उसमें से माइनस कर दिया फिक्स पॉइंट, और उसका डॉट प्रोडक्ट कर लिया टी कैप से। तो देखें यहां से कहीं से भी आप वाई ले ले, ठीक है, और जिधर पिन को रखा हुआ है ना इस पेंसिल की टिप को, उसको आप फिक्स कर दें फिलहाल। तो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये लाइन सेगमेंट बन जाएगा, एक वेक्टर बन जाएगा। जो ये वेक्टर इस पेज के ऊपर पड़ा हुआ है और जो ये वेक्टर है, इनके दरमियान 90 डिग्रीज का एंगल होगा, इसलिए ये डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। मतलब कि y माइनस एक्स, ये एक वेक्टर आ गया, जो ये वेक्टर है वो इस वेक्टर से 90 डिग्रीज पे होगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट का 0 होगा। तो अगर शॉर्टकट में मैं आपको बता दूं तो वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा। ये देखें, ये आपके पास कोई कर्व है, इस पॉइंट से हमने टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। अभी देखते जाएं, इस टेंजेंट लाइन के, इस टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है वो टी कैप है। आगे बात सुनते जाएं। फिर इसके 90 डिग्रीज पे जो वेक्टर होगा ये वाला, इसको हम कर्वेचर वेक्टर बोलेंगे। इस कर्वेचर वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है ये वाला, इसको हम एन कैप बोलेंगे। अब आप टी कैप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एन कैप से, तो आपके पास बी कैप आ जाएगा। अब बी कैप एक ऐसा वेक्टर है, बी कैप इज, ठीक है, परपेंडिकुलर टू टी कैप एंड एन कैप। मतलब कि जब भी कभी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं ना दो वेक्टर्स का, जो तीसरा वेक्टर आता है वो उनके 90 डिग्रीज पे होता है। तो बी कैप यहाँ पे बन गया, ठीक है। ये अब टी कैप और बी कैप, अगर मैं यहाँ पे ये ब्लू कलर कर दूं हल्का सा, ये वाला, तो ये जो है ना, ये सारा, ये एक प्लेन है। उसके बाद यहाँ पे मैं हल्का सा ग्रीन कलर ये कर दूं, ये भी एक प्लेन है। और अगली बात ये है कि अगर मैं यहाँ पे कलर सारा, ये सारा, ठीक है, तो ये भी एक प्लेन है। अब देखें, जो टेंजेंट लाइन से गुजरती है लाइन, टेंजेंट वेक्टर से जो लाइन गुजरती है वो क्या होती है, टेंजेंट लाइन। जो नॉर्मल वेक्टर से लाइन गुजरती है ये सारी, जो एन कैप से गुजर रही है नीचे तक, ठीक है। ये वाली, ये जो ब्लैक वेक्टर से गुजर रही है ना ये वाली लाइन, इसको हम कहते हैं बाई नॉर्मल, सॉरी, नॉर्मल लाइन, नॉर्मल लाइन। और जो ये बी कैप से गुजरती है ये वाली लाइन, इसको कहते हैं बाई नॉर्मल लाइन। तो आपके पास किसी एक पॉइंट पर ये सारी चीजें एग्जिस्ट कर रही होती है। किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट वेक्टर, नॉर्मल वेक्टर और बाई नॉर्मल वेक्टर में से गुजरने वाली तीन लाइंस गुजर रही होती हैं, और उस हर एक पॉइंट के लिए तीन प्लेन्स बन जाते हैं, जैसे ये आपको नजर आ रहा है। असल में जो इसके पीछे जो स्टोरी है ना, वो स्टोरी ये है कि यहाँ पे आपके पास 3D सिस्टम था। 3D सिस्टम में एक कर्व थी जो यहाँ से गुजर रही थी, ये इस कर्व पर हमने एक पॉइंट एक्स ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा ना कुछ इस तरह से कर लें कि ये कर्व गुजर रही थी, ये, तो इस कर्व पर जो ये है ना, ये आपके पास
ये टेंजेंट वेक्टर है, ये टी कैप है, ठीक है। आपको कम नजर आ रहा होगा, इसका कलर मैं येलो कर लेता हूँ, ये अब आपको नजर आएगा। ये कर्व है, इस कर्व पर एक पॉइंट मैंने ले लिया x, ये इसकी यूनिट टेंजेंट वेक्टर आ गया, ये फालतू नॉर्मल दी वेक्टर आ चीजें गया, और देखना ना कलाम ये बाई नॉर्मल वेक्टर आ गया। वीडियो अपना टॉपिक निकाल के होते इंटरनेट ते ना पढ़ाਉਂਦੇ ਆ ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जब आपने कभी, हमेशा आपने याद रखना है कि जब आप टी क्रॉस एन करेंगे तो आपके पास बी आएगा, ठीक है। जैसे आप आई जे के को समझते हैं ना, ये 3 यूनिट वेक्टर्स है, इसी तरह टी एंड बी भी यूनिट वेक्टर्स होते हैं, सही है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि आपने क्या करना है, आपने ये 6 इक्वेशंस को याद करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद नॉर्मल प्लेन एन और बी के दरमियान में होता है, टी और एन के दरमियान में ऑस्कुलेटिंग होता है, और ये रेक्टिफाइंग प्लेन होता है जो टी और बी के दरमियान में होता है। रेक्टिफाइंग प्लेन के लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर एन होता है, फिर ऑस्कुलेटिंग के बिल्कुल पीछे बी है, तो ऑस्कुलेटिंग प्लेन के लिए जो नॉर्म ऑर्थोगोनल वेक्टर है वो बी है, और नॉर्मल प्लेन के बिल्कुल पीछे जो होता है वो टी होता है, तो नॉर्मल प्लेन के लिए ऑर्थोगोनल वेक्टर है वो टी है। ये बातें नोट कर लेनी है। उसके बाद इसको स्टडी करना है अच्छे तरीके से। ना मूविंग ट्राइहेड्रन जो होता है ना वो टी एन बी होता है। अभी मीटिंग टाइम भी एंड हो रहा है, आज के लिए इतना काफी है। ये आप लोग